सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अगस्त 2023 में लॉन्च किए गए लगभग 50 वर्षों के बाद रशिया के पहले चंद्रमा मिशन का नाम क्या है। तो आंसर होगा लूना 25। तो अभी रशिया ने अपना चंद्र मिशन जिसका नाम है लूना 25 इसको लॉन्च कर दिया है और रशिया ने 47 साल के बाद चांद पर अपना मिशन भेजा है। ये चांद के साउथ पोल पर उतरेगा और इस मिशन का मकसद है चंद्रमा पर पानी की खोज करना, वहां से मिट्टी वगैरह के सैंपल वगैरह लाना। और इसे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? सोयुज 2.B रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। आपको बता दूं इससे पहले रशिया ने 1976 में चांद पर अपना अंतिम मिशन उतारा था जिसका नाम था लूना 24 और उसके बाद अब उतारा है लूना 25 नाम से। उस वक्त तो वैसे रशिया नहीं कहेंगे, हम उसे यूएसएसआर कहेंगे। अच्छा, चंद्र मिशन से याद आएगा, अभी भारत ने भी तो अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया था, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को। अच्छा, यहाँ पे भारत का जो ये चंद्र मिशन है और रशिया का जो ये मिशन है, दोनों में अगर कुछ कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मजा आएगा आपको भी सुनने में। जैसे कि दोनों मून मिशन है, चंद्र मिशन है, और दोनों की खास बात क्या है, दोनों साउथ पोल पे उतर रहे हैं। चांद के साउथ पोल पे उतरना दोनों का मकसद है। अब जो हमारा चंद्रयान 3 गया था उसमें एक लैंडर था, एक रोवर था और एक प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा गया। और जो ये रशिया का लूना 25 मिशन है इसमें केवल 4 पैरों वाला 800 किलोग्राम वजनी लैंडर है। और आप जानते ही हो हमारा ये जो है भारत का तीसरा मून मिशन है, पहला 2008 में गया था। वहीं रशिया का इस बार ये 25वां मिशन है। लूना 25 है ना, 25 मतलब इसका 25वां मिशन है। और जब ये यूएसएसआर हुआ करता था, मतलब बात है 1959 की, जब इसने पहली बार अपना चंद्र मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम लूना 1 था। वो मून के ऊपर से पास हो गया था, मून पे उतरना उसका मिशन नहीं था, मून के ऊपर से वो पास हुआ था। और जो उनका पहला मिशन जो मून पे उतरा था वो लूना 9 था, जो कब उतरा था 1966 में, ये भी मैं आपको बता दूं। और हमारा जो ये चंद्रयान 3 है इसकी जो डेट बताई गई थी कि 23 अगस्त को ये लैंड कर जाएगा, मतलब टोटल 14 दिन लगेंगे इसे वहाँ पहुँचने में। और ये जो लूना 25 मिशन है रशिया का, इसमें कहा गया कि 21 अगस्त को ये लैंड कर जाएगा, मात्र 10 दिन में ये पहुँच जाएगा। और इस तरह से अगर देखो रशिया हमसे 2 दिन पहले पहुँच रहा है, अगर रशिया सफल रहा तो फिर साउथ पोल, चांद के साउथ पोल पर पहुँचने वाला रशिया पहला देश होगा। चंद्रयान 3 के टाइम हमने कहा था कि साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बन जाएंगे हम दुनिया के, लेकिन अभी ये रशिया जनेका बीच में आ गया और हमसे 2 दिन पहले उतर रहा है। अगर ये सफल रहा इसका मिशन तो ये पहला देश बन जाएगा साउथ पोल पर उतरने वाला। और अमेरिका के जो एस्ट्रोनॉट थे, कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको याद है वे चांद पर चलने वाले पहले व्यक्ति थे। कब? 1969 में। देखो रशिया की बात करें तो इसकी कैपिटल मॉस्को होती है, करेंसी है रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीप में है? तो वो रशिया है। ये एशिया और यूरोप में है, एक तो रशिया और एक टर्की भी है। अभी याद होगा आपको, रशिया ने ओशियन शील्ड 2023 अभ्यास का आयोजन किया था बाल्टिक सागर में। और रशिया की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जैसे कि हमारी इसरो है, अमेरिका की नासा है, तो रशिया की है रोसकॉस्मोस। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा रायचूर। तो अभी नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग को जारी किया है। अच्छा, ये रैंकिंग है क्या? तो मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े जिले हैं यहाँ पे उनको रैंकिंग दी जाती है। और ये जो रैंकिंग दी जाती है इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन। तो इस तरह से कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उसमें इनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। इस बार की रैंकिंग में बात करें तो टॉप पे कर्नाटक का रायचूर जिला है। लेकिन इस बार आप जितने भी न्यूज़ आर्टिकल हैं या और भी अगर कहीं वीडियोस वगैरह आप सुनोगे तो टॉप रैंकिंग की कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है कि दूसरे स्थान पे कौन रहा। दूसरे स्थान पे रहा है हरियाणा का नूह जिला। और अब दूसरे स्थान की, अब आप सोचोगे पहले स्थान की बात करते हैं ना हम तो हमेशा कि पहले पे कौन है, पहले पे कौन है, तो इस बार दूसरे स्थान की क्यों चर्चा रही?
क्योंकि ये डायरेक्ट 30वें स्थान से, पिछली बार ये 30वें स्थान पे था 30 नंबर पे, और 30 से ये दूसरे स्थान पे आ गया। और अभी ये सांप्रदायिक दंगों के कारण काफी चर्चा में भी रहा था, तो इस कारण से। लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रश्न में टॉप के बारे में बताया, टॉप पे कर्नाटक का रायचूर है। देखो, नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की जगह पे इसको लाया गया था सन 2015 में। स्थापना मतलब होती है 1 जनवरी 2015 को। फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो मैंने आपको बताया भी है कई बार कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो किस किस के अध्यक्ष हैं। एक तो आपने कहा नीति आयोग, एक आपने कहा CSIR, और एक इंटर स्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद। इन तीनों के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और CEO वर्तमान में कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम। वैसे आपको याद है अभी नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया था, उसमें टॉप पे रहा तमिलनाडु। और नीति आयोग की सहायता से देश का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा केरल में। और अभी नीति आयोग ने 2020-21 के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया था, जिसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे है, तो छोटे में त्रिपुरा, तो केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप टॉप पे था। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मायरा ग्रोवर को। तो मायरा ग्रोवर ये कौन है? ये लेखिका है और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव है, जिनको अभी यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा मानसिक कल्याण पर लेखिका के रूप में प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये उनके लिए प्रेरणा का प्रतीक है, जो समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। और अभी याद राजेंद्र सिंह धट्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से इनको सम्मानित किया था। और ये जो मोक्ष रॉय हैं, भारतीय मूल की स्कूल छात्रा हैं ये, अभी इनको भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था। और ये तो बॉक्सर है हमारी मणिपुर की MC मैरी कॉम, अभी यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला था। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो भी इस तरह से मैंने यहाँ पे सेट किए हैं ऑप्शंस आपके, जो अभी न्यूज़ में थे और इनको अवार्ड मिला यूके की तरफ से, ताकि एक ही जैसे आपको आंसर एक बार रिवाइज करने को मिल जाए। तो इस तरह से ये ऑप्शन ऐसे ही नहीं कोई भी उठा करके मैं फिट कर देता हूँ, हर चीज़ में मेहनत लगती है। तो इसीलिए कहता हूँ मेहनत की कद्र करना सीखो, तभी आपकी भगवान मेहनत की कद्र करेगा जो आप मेहनत करते हो। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, जैसा हम दूसरे के साथ बर्ताव करते हैं वैसा ही लौट के हमारे साथ होता है। तो अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो उसकी कद्र किया करो। मेहनत पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करो, ताकि मेरा भी मन प्रसन्न हो, मैं भी मन से दुखी नहीं रहूँ। यार कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो देश का पहला यूनिटी मॉल ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा, और इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 284 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। तो ये यूनिटी मॉल 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद जो भी हैं और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके प्रमोशन और बिक्री के लिए 1 स्टॉप प्लेस के रूप में काम करेगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ये कहाँ पे खुली जाएगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अगर पूछूं कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा महाराजगंज जिले में। और इसी तरह से अभी भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालय गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ पे किया गया? असम में। और यूं बताओ कि कौन सा शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है? तो आंसर होगा नवी मुंबई। और भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला वैदिक थीम पार्क ये बनेगा उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है वेद वन पार्क। और दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? उत्तराखंड में। और यूँ बताओ, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? कर्नाटक के हुबली में, जो श्री सिद्धरुदा रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई ये 1507 मीटर। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में माँ नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण ये किस राज्य में किया जाएगा? चलो इसका उत्तर दो आप लोग। देखो, आपको पता है नर्मदा नदी किन राज्यों में बहती है?
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनमें बहती है और ये तीनों ही ऑप्शन में आ गए। तो अब यूँ देखो कि इसका उद्गम स्थल ये कौन सा है। तो आपको पता है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है ये नर्मदा, माँ नर्मदा। तो इसका निर्माण भी कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में ही। आंसर पता चल गया, मतलब मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? अमरकंटक में। तो ये एक धार्मिक कॉरिडोर है और अमरकंटक ये मध्य प्रदेश का एक धार्मिक पर्यटन केंद्र है। अच्छा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने इसके साथ एक और घोषणा की है कि अमरकंटक के बाहर एक नया सैटेलाइट शहर भी बसाया जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा मैप में एमपी। देखो इसकी कैपिटल भोपाल है, यहीं पे आपको भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक मिल जाएगा। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगनभाई पटेल। अभी आपको याद है बाघों पे रिपोर्ट आई है और टाइगर स्टेट आपका मध्य प्रदेश ही बना हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइगर आपके मध्य प्रदेश में ही है। लेकिन कितने हैं? नंबर याद रखना, डेटा 785 है। और मैक्सिमम टाइगर किस टाइगर रिजर्व में ये पूछेंगे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है। कितने? 260। और आपको याद है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेषा उत्सव भी शुरू किया था। और अभी G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक हुई खजुराहो में। और अभी मध्य प्रदेश ने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की सहायता से जस्ट आस्क नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। और अभी मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना? मऊगंज बना है, रीवा से अलग होके। अब आप लोग बताओ कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला कौन सा बनेगा और किस से अलग होके बनेगा ये भी बताओ। और कौन सा शहर मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर, सोलर सिटी बनेगा? तो आंसर होगा सांची। ये मध्य प्रदेश का तो पहला होगा और देश का दूसरा होगा। और अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे मध्य प्रदेश ही था। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना ने हैदराबाद में कृषि डेटा एक्सचेंज यानी कि एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क यानी कि एग्रीकल्चर डेटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है और ये भारत का पहला है। इसका फायदा क्या होगा? इससे किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करने में मदद मिलेगी। तो याद रखना भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ये लॉन्च हुआ कहाँ पे? हैदराबाद में। अब बात तेलंगाना की है तो ये रहा मैप में तेलंगाना। देखो तेलंगाना की कैपिटल ही क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद अभी काफ़ी न्यूज़ में था। एक तो याद होगा अभी हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी गई हैदराबाद में। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। और किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 के 20वें संस्करण का आयोजन हुआ? हैदराबाद। भारत में पहली बार फॉर्मूला ई प्रिक्स या ई रेस का आयोजन हुआ हैदराबाद में। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM का लगाया गया हैदराबाद में। वैसे भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान मिलेगा आपको हैदराबाद में। वैसे बाजरे को अब क्या बोलते हैं? हम श्री अन्न बोलते हैं। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ? हैदराबाद में। और हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का भी उद्घाटन किया। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम मिलेगा हैदराबाद में। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य ये तेलंगाना बना। जबकि ग्रीन सिटी अवार्ड मिला था हैदराबाद को। और अभी 100% बीमाकृत होने वाला तेलंगाना का पहला गांव कौन सा बना था? मुखरा गांव। तेलंगाना में अभी बोनालू महोत्सव भी मनाया गया था। और तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार भी मनाया जाता है जो कि फूलों का त्यौहार है। अच्छा, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? तो आंसर होगा मेघालय। तो बिजली की कमी को भी पूरा करने के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, उन्होंने मुख्यमंत्री सौर मिशन को शुरू किया। तो इस मिशन के लिए सरकार अगले 5 सालों में 500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो बस घरों पे छतों पे सोलर पैनल लगाओ, सोलर एनर्जी बनाओ, सौर ऊर्जा बनाओ। और सोलर पैनल लगाने के लिए राज्य सरकार आपको 70% सब्सिडी भी दे रही है। फिर क्या है?
अगर घर पर लगा रहे हो तो 70% सब्सिडी मिल रही है, लेकिन स्कूल, अस्पताल, होटल या वाणिज्यिक संस्थान जो भी मतलब कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि अगर कमर्शियल जगह पे आप ये सोलर पैनल लगा रहे हो तो फिर आपको सब्सिडी 50% मिलेगी। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना, तो आंसर होगा गुजरात का मोढेरा गांव। और अभी देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन ये भी हुआ था गुजरात के गांधीनगर में। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे ओमकारेश्वर बांध पे बनेगा। और अभी मध्य प्रदेश का पहला और देश का दूसरा सोलर सिटी बनेगा सांची। और अभी दिल्ली एयरपोर्ट ये बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी IQ एयर के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया? तो आंसर होगा जकार्ता। तो स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है IQ एयर, जिसने अभी सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें टॉप है यानी कि सबसे प्रदूषित शहर बताया गया इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता को। वैसे इंडोनेशिया की नई कैपिटल क्या होगी? नूसंतारा होगी। अच्छा, वैसे जकार्ता में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा ये बताओ आप। और इसमें सेकंड नंबर पे इराक की कैपिटल बगदाद बताई गई, तो तीसरे पे बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस में आपको रिवाइज कराऊँ तो आपको एक तो याद होगा, अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। उसमें टॉप पे आइसलैंड है, तो भारत 127 नंबर पे है। और अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 भी आया था, उसमें भी टॉप पे आइसलैंड था, लेकिन भारत उसमें 126वें स्थान पर है। और 126वें नंबर पे ही भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में भी है। वैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पे फिनलैंड है, जबकि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 13वें स्थान पर है, तो टॉप पे अफगानिस्तान है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने जो रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया, उसमें भारत 38 नंबर पे है। अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। वहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भारत 40वें स्थान पे है, टॉप पे डेनमार्क है। अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पे सिलिकॉन वैली है, तो भारत का बंगलुरु 20वें स्थान पर है। और अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। अच्छा, अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भी आया था, उसमें भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो अभी इसी साल आए हैं, इनको ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी डेटा के अनुसार कैंसर के सबसे अधिक मामले किस राज्य में हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री ने अभी डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले ये उत्तर प्रदेश में है। तो 2022 में अगर बात करें तो 2,10,000 मामले दर्ज किए गए हैं केवल उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश ने कैंसर से जुड़ी मौतों में भी सबसे अधिक संख्या दर्ज की है। वहीं सबसे कम मामले कहाँ पर हैं इसकी बात करें तो लक्षद्वीप में है, मात्र 28 मामले। अच्छा, कैंसर से आपको याद आएगा, कैंसर डे मनाते हैं हम, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। वैसे स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। वैसे अभी वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया था आपने 1 अगस्त को। और बताओ किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की थी? महाराष्ट्र। और भारत की पहली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च हुई थी, और उस वैक्सीन का नाम है क्वाड्रिवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। किसने डेवलप किया? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे ने। ध्यान रखना ये पॉइंट्स भी, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो आंसर होगा 6th। तो भारत ये इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में 43% स्कोर के साथ दक्षिण एशियाई क्षेत्र में 6ठे स्थान पर है। तो ये इंडेक्स इस आधार पर तैयार किया जाता है कि किसी भी देश में इंटरनेट की पहुंच कितनी अच्छी है, कितनी सरल है और कितनी लचीली है, यानी कि फ्लेक्सिबल। तो इस आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। वहीं बात करें इसमें टॉप पे कौन है? भाई भारत तो 6वें स्थान पर है ना, और दक्षिण एशियाई देशों की रैंकिंग है, ये पूरे विश्व की नहीं है, तो जिसमें भी भारत 6वें स्थान पर है। टॉप पे भूटान बताया गया,
दूसरे पे बांग्लादेश, तो तीसरे पे मालदीव बताया गया। और इस रैंकिंग को जारी किया है किसने? इंटरनेट सोसाइटी के द्वारा इसको जारी किया गया। तो अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कराऊंगा। तो पहला प्रश्न पूछा था, आरबीआई ने यूपीआई लाइट के लिए प्रति लेन देन की सीमा को 200 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया? 500 रुपये। फिर आपसे पूछा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने अदालत में प्रवेश के लिए ई पास प्राप्त करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? सुस्वागतम। फिर पूछा, देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड आरपीवीसी किसने लॉन्च किया? एयरटेल पेमेंट बैंक। फिर पूछा, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया? यूनाइटेड अरब अमीरात। फिर पूछा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी था 12 अगस्त को। फिर पूछा, अभी किस भारतीय को आईपीसीसी का उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया? रमन सुकुमार को। फिर पूछा, अभी नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा, अभी जापान और दक्षिण कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान खानून का नामकरण किसने किया? तो आंसर होगा थाईलैंड। और सेशन पसंद आया, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाकी अब मैं आप लोगों की क्विज तैयार करूंगा, तो क्विज आप लगाना और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से मेंटेन करना। क्विज कहाँ मिलेगी? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या फिर डायरेक्ट आप प्ले स्टोर में जाकर के क्रिक एग्जाम करंट अफेयर्स टाइप करेंगे तो वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब हम वर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर लंदन क्रिस्टोफर ब्लैंड पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो आंसर होगा पैटरसन जोसेफ को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।